10.1 एक्सरसाइज बोलो। सर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन सनंद की आवाज है क्या? यस सर। The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. Exercise 10.1 NCERT. Question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जब बनेगा तो ऑब्वियसली 2a साइड है, तो ये ऊपर 0, a बन जाएगा, नीचे 0, -a होगा कोऑर्डिनेट्स, और ये इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। बोलो आगे क्या समझ में? ठीक है, क्या निकालना है अपने को? फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। दो वर्टेक्स तो निकल ही गए, अब ये वाला वर्टेक्स और चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से जब हम बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर भी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट क्या होता है? नहीं पता? √3/2 इंटू एल, ये भी नहीं पढ़ा 10th में? अगर L is the length of the equilateral is the length of the side of the equilateral triangle, then √3/2 into L is the height of the equilateral triangle. बताओ ये अब आता है? यार देखो, परेशान मत करो मुझे, मैं सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँ, इतना ज्यादा थका हुआ हूँ कि मैं जबरदस्ती क्लास ले रहा हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक द क्लास। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं, मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। एक सीधा सा मैंने सवाल पूछा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट तुम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, होता है हर जगह पर, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इतना तो बता दो। पढ़ा है सर। तो फिर बोलो तो सही, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे कैसे पता लगेगा? मैं कोई अंतर्यामी हूं क्या कि मैं पढ़ लूं तुम लोगों की सारी बातें अंदर की? बोलो ना यार। सो √3/2 इंटू एल होता है, ये पता है क्या? यस सर। हाँ, तो हो गया खत्म। एल का मतलब 2a डाल दो यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है √3/2 इंटू 2a। ये और ये खत्म हो गया, ये डिस्टेंस √3a आ गया, सो √3a, 0 खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लगाना नहीं लगाना है और जल्दी जल्दी पूछना है। सर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th। The slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3. Find the slopes of the line. एक लाइन है उसका स्लोप m है और एक दूसरी लाइन है उसका स्लोप 2m है। If the tangent of the angle between them यानी tan थीटा उन दोनों के बीच में 1/3 है, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा का वैल्यू होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब किसी को भी m1 ले सकते हैं, किसी को भी m2 ले सकते हैं, इट डजंट मैटर। सो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। ठीक है, यहां से मुझे m की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इंप्लाइज 2m स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू -m इधर से आ गया तो माइनस का 3m बन जाएगा, 2m स्क्वायर + 3m + 1 इज इक्वल टू 0। करूं क्या आगे सॉल्व? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
नहीं बोलोगे? सर आगे अलग अलग आंसर्स आ रहे थे क्या अलग अलग आंसर आ रहे हैं? सर, 4 यहाँ आंसर्स से, आ रहे थे। हाँ तो यहाँ से 2m प्लस 1 इंटू m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। m का वैल्यू आ गया माइनस का हाफ एंड माइनस 1, तो 2m का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 2। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है पीछे बता? सब पॉजिटिव भी आ रहे थे। पॉजिटिव इसलिए आएंगे क्योंकि मैंने बताया था तुम लोग को कॉन्सेप्ट कि जब भी हम दो लाइन के बीच में एंगल लेंगे तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, बोलो? 180 माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, करेक्ट। तो यहां पर मैं टेन थीटा ले रहा हूं तो मुझे आई शुड टेक टेन ऑफ पाई माइनस थीटा ऑल्सो, या तो ऐसे बोल दो, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर टेन थीटा का वैल्यू 1/3 है तो टेन पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/3। -1/3। Therefore we should take here plus minus sign। मैंने जानबूझ के शुरू में नहीं बताया प्लस माइनस, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं। तो वी शुड टेक प्लस माइनस 1/3 हियर। प्लस वाले को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस ले लेंगे, माइनस वाला। अब आ जाएगा? यस सर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्विकली बोलते जाओ। Sir, 13th. 13th, if 3 points lie on a line show this result, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं 13th क्वेश्चन में तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। एक पॉइंट h,0 है, दूसरा पॉइंट a,b है, तीसरा पॉइंट 0,k है। These 3 points are collinear, ओके। तो हमें एक सर्टेन रिजल्ट प्रूव करना है, राइट। देखो कैसे करेंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो काफी सारे मेथड्स हैं हमारे पास में। एक मेथड तो ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0, तो इन तीनों का यूज करके एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालें, यानी ट्राइंगल एबीसी का एरिया 0 डाल दें, एक तरीका। दूसरा तरीका है किसी भी दो पॉइंट्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे 2 पॉइंट से पास होने वाली, और थर्ड पॉइंट उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। आ रहा है क्या समझ में? सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x और y की जगह वो वाला पॉइंट पुट करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जो होता है वो किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑन द स्ट्रेट लाइन। अरे यस नो तो बोलो। एक तो वीडियो चलते नहीं है और जिनका वीडियो चलता है वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस दिखते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, मेरी बात आ गई क्या समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, और तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लाइन की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हम स्लोप निकालें ए बी का से m1 और स्लोप निकालें BC का से m2, ठीक है। केवल स्लोप निकालें AB और BC का, क्योंकि स्लोप निकालना आसान काम है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है स्लोप। अगर इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 है और ये दोनों सेम आ गए, m1 इज इक्वल टू m2, तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, बिकॉज इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर सेम। सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, उनको अप्लाई करना आना चाहिए बस। लेकिन क्योंकि इसमें B कॉमन पॉइंट है तो AB और BC पैरेलल होने का मतलब है कि BC को सेम लाइन में ही होना पड़ेगा, C को उसी लाइन के ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। So therefore if m1 is equal to m2 the 3 points are collinear। यही वाला लगा देते हैं। इसका स्लोप निकालेंगे b माइनस 0
डिवाइडेड बाय a माइनस h इज इक्वल टू CB का k माइनस b डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से b माइनस का a b आएगा, उधर से आ जाएगा a k माइनस का a b माइनस का h k प्लस का b h। कर लोगे क्या आगे, या पूरा करूं सनंत? अरे किसने पूछा था क्वेश्चन? सर कर दो, सर कर दो। हाँ क्या सर वो कह रहे हो नहीं हैं? रहा था सर, इसके बाद हो नहीं रहा था सर, यहाँ तक तो मैंने भी कर लिया था सर। हाँ, इस यहां तक कर लिया था तूने? यहां तक कर लिया था क्या? यस सर, यहाँ तक तो कर लिया था। वाह क्या बात है। 10th क्लास में कितने नंबर आए तेरे मैथ्स में? 94। 94। 94 मैथ्स में आने वाले बच्चे की हालत देखो आप। यहां तक कर लिया, जितना 11th में समझाया वो कर लिया। अब ये पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, मुझे नहीं पता है। हाँ कर लिया सर, फोटो पे दिखा सकता हूँ सर। तो यहां तक आ गया तेरा? हाँ सर, यहाँ तक तो हो गया। बहुत बढ़िया। आप देख तेरी इंटेलिजेंस को समझ अच्छी तरह से कि तू कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। एच के को इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच। एच के से डिवाइड कर देंगे, 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। अब देख जरा क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? सर यही करना है। तो फिर क्या 94 मार्क्स लाना वर्थ है? अगर इसके बाद तू ये स्टेप नहीं कर सकता है तो तेरे को वापस 5th क्लास में चला जाना चाहिए। 10th क्लास पास करना ही डिजर्व नहीं करता है। अपने देश की यही हालत है भैया, सब लोग बस लिटरेट बन बन के घूम रहे हैं, नॉलेज के नाम पे किसी को कुछ नहीं आता है, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं आराम से बस। हद हो गई यार, इसके बाद नहीं कर सकता है, इधर उधर ट्रांसफर करना है वो भी नहीं हो रहा है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हो गया क्या खत्म? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.2। सर 9th। 9 से पहले है किसी का प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम्स नहीं करोगे, चीजें नहीं पढ़ के रखोगे, रेगुलर नहीं रहोगे क्लास में, आगे सब वॉश आउट होने वाला है, एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा कोऑर्डिनेट का। नाइन से पहले नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। The vertices of a triangle PQR are so and so. Find equations of the median through the vertex R. Exercise 10.2। ये हमने ऐसे ट्राइंगल ले लिया, R से पास होने वाला चाहिए मीडियन, तो R को मैं ऊपर ले लेता हूं, PQR। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। मीडियन का इक्वेशन निकालना है थ्रू द वर्टेक्स R। ये यहां पर हम ले लेते हैं S। ठीक है, क्या होता है मीडियन बताओ? चलो साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है, जो मिड पॉइंट होता है साइड्स का। अरे क्या बोल रहे हैं यार, ये डेफिनेशन बताया था क्या मैंने मीडियन का? एक तो 10th क्लास तक पढ़ते नहीं हो, उसके बाद बताने के बाद भी नहीं सीखते हो, तो फिर कब सीखोगे भाई? और उस दिन मैंने बोला भी था कि दोबारा नहीं बताऊंगा, अच्छी तरह से समझ लो। चारों चीजें अच्छी तरह से समझाई थी, सारे सेंटर्स समझाए थे,
वापस वो की वही हाल, एटीट्यूड ही चेंज नहीं करते हो अपना पढ़ने का। क्या बताया था मीडियन, कौन बताएगा मुझे? Median, so median is a line from a vertex which थोड़ा bisects तेज the बोलना, कौन बोल रहे हैं? RM. हाँ आर्यम, थोड़ा ठीक से बोल, आवाज इको हो रही है। Sir, it starts from the vertex of a point and bisects the side opposite to that point. बे क्या क्या डेफिनेशन बताते हो यार, एकदम सीधी सी बात तो नहीं बोलते हो यार कि मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। बात एक ही है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो थिंकिंग को? व्हाई डोंट यू सिंप्लीफाई योर थिंकिंग? खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना के उसमें गोल गोल घूमते रहते हो। ये बोल रहा है कि जो साइड को बाइसेक्ट कर दे। अभी साइड को बाइसेक्ट तो बहुत सारी लाइंस कर सकती हैं, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, जो भी इस पॉइंट से पास होगी वो इनफाइनाइट लाइन साइड को बाइसेक्ट करेंगी। ये बताओ, ये डेफिनेशन सीखी है सनंत ने? नहीं सर, मैंने बोला भी था ज्वाइन वो ज्वाइन करते हैं ऊपर। क्या तूने क्या बोला था? बताना वापस लैंग्वेज, जो जिसने सर सुना था वो बता मुझे वापस। जो सर मिड पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब मिड पॉइंट जो वर्टेक्स नहीं बोला था वर्ड, यू नेवर सेड वर्टेक्स। नहीं सर, पर मेरा मतलब सर वर्टेक्स का ही था। हाँ सर मेरा मतलब सर वर्टेक्स का ही था। अबे मतलब से क्या होता है? तूने बोला था क्या? नो सर। मतलब तो बहुत कुछ होता है, मेरा मतलब तो पता नहीं क्या क्या होता है। बोला क्या तूने वर्टेक्स? नो सर। जब तूने नहीं बोला तो मैं कैसे समझूंगा? ये भी समझा दे मुझे। तेरे माइंड को मैं रीड कर लूं कि तू वर्टेक्स मतलब है तेरा? इतनी बार समझा दिया तेरे को, शुरू से समझा रहा हूं, फर्स्ट क्लास से समझा रहा हूं कि गलतियां मत कर, गलतियां मत कर। सिंसियर स्टूडेंट है लेकिन अभी एटीट्यूड सही से डेवलप नहीं हुआ है पढ़ने का। मतलब तेरा वर्टेक्स है और खुद ही समझ रहा है, मेरे को बोल नहीं रहा है वर्टेक्स, खाली बाइसेक्ट बोला है तूने, साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। अब साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन तो इनफाइनाइट होती है, मैथ्स का मतलब ही एक्यूरेसी होता है। जो तूने वर्ड बोला था मैं उस वर्ड के हिसाब से यहां पे लाइंस बना देता हूं। ये ट्राइंगल हो गया, ये साइड हो गई, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है इससे पास होने वाली लाइन। बता, मीडियन से सारी? नो सर। जो तूने लैंग्वेज बोला था वो बोल। नहीं सर, नहीं है। तो फिर क्यों बोलता है ऐसे? सॉरी सर। तो फिर उसके बाद बोलता भी है कि मैंने भी यही बोला था। वो और ज्यादा इरिटेट करती है मुझे ऐसी बात। और जब तक तू सही नहीं बोलेगा मुझे तेरी बात समझ में नहीं आएगी कभी भी। यही प्रॉब्लम होता है, जो सही बात करता है उसकी बात गलत बातों को समझने वाले को नहीं आती है, और जो गलत बात करता है उसको सही बात समझने वाले आदमी को नहीं समझ में आती है। तो डिसाइड कर लो पहले कि मेरे से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि जरा सी भी गलती होगी मुझे नहीं समझ में आएगी बात। और तुम लोग इतना कैजुअल तरीके से पढ़ते हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है गलती करने का। अब मैं भी तुझे तुझे ऐसे ही पढ़ा देता फिर। बाइसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं मीडियन, मैंने पढ़ाया तेरे को ऐसे? नो सर। तो फिर मैं भी ऐसे ही पढ़ा देता, फिर क्या होता? सर फिर बहुत अच्छे सर हैं, हमारी तरह ही पढ़ाते हैं, हमारी तरह ही कंफ्यूज रहते हैं, हमारी तरह ही आधी अधूरी बातें करते हैं। अरे बहुत अच्छे सर हैं, हमारी तरह मस्ती भी करते हैं, हमारे को कुछ बोलते भी नहीं है, मजाक भी करते हैं, जोक भी सुनाते हैं, डांस भी करते हैं, सारे काम करते हैं पढ़ाने के अलावा। यू वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। नो सर। तो क्या कर रहा है यार? अभी कितना सिंपल प्रॉब्लम है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बोल आगे ट्रांसफर करके भी दिखाऊं? नहीं सर। चलो थैंक गॉड, इतना सो तो कर लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नाइन्थ के बाद बोलो जल्दी से। सर 11th। 11th, a line perpendicular to the line segment joining the point this and this divides it in the ratio 1:n. Find the equation of this line. दो पॉइंट्स है हमारे पास में ऐसे 1,0 and 2,3. A line perpendicular to the line segment joining this point divides it in the ratio 1:n. यहां पे एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। ध्यान रखना 1:n यानी 1 फर्स्ट पॉइंट की तरफ है, n सेकंड वाले पॉइंट की तरफ है। उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तुम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता वर्टेक्स बोले नहीं बोले। यहां पे भी मैं n:1 कर देता, अभी तुम्हारी तरह ही करता तो। नाउ इसका जो स्लोप है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा और एक ये पॉइंट चाहिए हमें, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। रेशियो सेक्शन फॉर्मूला लगा के 1 × 2 2 प्लस n 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। y कोऑर्डिनेट 1 × 3 प्लस n × 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। परपेंडिकुलर इसका स्लोप निकालने के लिए पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप है 3 - 0 = 3 अपॉन 2 - 1 = 1, 3 आ गया इसका स्लोप। तो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है इसको m1 बोल देते हैं। तो इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आएगा -1/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल। If two lines are perpendicular to each other, their slopes are negative reciprocal of each other. आगे समझ में? एक पॉइंट आ गया और उसका स्लोप आ गया लाइन का, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। So equation of the line will be y minus y1 is equal to m का मतलब -1/3 into x minus x1। ठीक है, ठीक है, आगे के समझ में? यस सर। आगे सिंप्लीफाई कर लेगी या करूं वो भी? सर कर लूंगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 13th। Find the equation of the line passing through this point and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, जैसे ये लाइन हो गई 2,2 से पास हो रही है और इंटरसेप्ट सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ए और बी हैं जिनका सम 9 है। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमने सपोज किया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन सपोज की, ये 2,2 से पास हो रही है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे। 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन यहां से आया, एक रिलेशन यहां से आ गया। इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके मुझे a और b की वैल्यूज निकालनी है। आगे समझ में प्रॉब्लम? निकाल देता हूं क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम लोग निकाल लोगे। b प्लस a, यहां से ab एलसीएम ले लिया, उधर चला जाएगा, ab डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। b प्लस a का वैल्यू 9 डाल दिया, ab का वैल्यू 18 आ गया।
ये थर्ड रिलेशन मैंने निकाला अपनी तरफ से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए या तो ए का वैल्यू बी की फॉर्म में यहां डाल दो या बी का वैल्यू ए की फॉर्म में यहां डाल दो, ऐसे कर सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देयरफॉर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हो जाएंगे। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हमें पता हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 3 and 6। दैट मीन्स a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 6 एंड b का वैल्यू 3, दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी है हमें। Therefore a is equal to 3, b is equal to 6 और a is equal to 6 and b is equal to 3. Therefore required lines are x upon a, x upon 3, y upon b is equal to 1 and x upon 6 plus y upon 3 is equal to 1. देखो जल्दी से समझ में आ गया क्या? ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। थर्टीन के बाद बोलो। हो गया खत्म? सर 15th। The perpendicular from the origin to a line meets it at the point minus 2, 9. Find the equation of the line. Fifteenth. The perpendicular from the origin to a line. कोई भी एक लाइन ऐसे बनाया मैंने, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो दिस मीट्स एट द पॉइंट माइनस 2, 9। ऑफकोर्स माइनस 2, 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब लाइन इधर कहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज नहीं करने वाला हूं, केवल समझा रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आगे समझ में क्वेश्चन, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें। इसको ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप है 9 डिवाइडेड बाय -2, सो माइनस का 9/2 इसका स्लोप हो गया। तो इसका स्लोप कितना हो गया, बोलो भाई? 2/9। हाँ, 2/9। 2/9, क्योंकि इसका -9/2 है तो इसका 2/9 स्लोप हो गया। और पॉइंट तो गिवन ही है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। देयरफॉर लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m का वैल्यू है 2/9 इंटू x माइनस x1। फिनिश्ड। सिंप्लीफाई कर देंगे,
आगे बोलो। इतना सोच सोच के पूछोगे तब तो हो गया अपना 10 साल में कोर्स पूरा। हाँ 16th. क्या आवाज ही नहीं आ रही है? 16th. किसकी आवाज है? Priyanshu. प्रियांशु। क्या बोला? फिर से बोल। 16th. 16th. The length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. 16th. The length L in centimeter of a copper rod. कॉपर का रोड है, उसका लेंथ L है, is a linear function of its Celsius temperature C. यानी A into C प्लस का B, लीनियर फंक्शन ऑफ C हो गया। ये गिवन है हमें। In an experiment, if L is equal to 124.942, 124.942, when C is equal to 20, 20 into A plus B. First relation. If L is equal to 125.134 is equal to, when C is 110, 110 into A plus B, ये सेकंड रिलेशन आ गया। प्रियांशु समझ में आ गया क्या? प्रियांशु Yes, sir. तो अभी करना क्या है, दो ए और बी में दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, सोल्व करना आता है क्या लीनियर इक्वेशंस? Yes, sir. दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और यहां डाल देंगे एंड वी आर डन। एल का वैल्यू आ गया सी की फॉर्म में। कर लेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, आगे चलो। So 17th. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 16 per liter? इसी टाइप का प्रॉब्लम है। सेलिंग प्राइस को एस से रिप्रेजेंट कर दिया, डिमांड को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए इंटू डी प्लस बी सपोज कर लिया। सपोज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ए इंटू डी प्लस बी। अब पहले ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ही कैन सेल 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter, यानी 14 into 980, नहीं, आई एम सॉरी, सेलिंग प्राइस, assuming a linear relationship between selling price, सॉरी ये तो टोटल प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस 14 है, तो कितना सेल कर रहा है? 980, 980 इंटू ए प्लस बी, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन आ जाएगा 16 पर लीटर है, 1220 इंटू ए प्लस बी, ये सेकेंड रिलेशन आ गया। फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। निकाल लोगी क्या? Yes, sir. ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
यहां पुट करने के बाद एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ए और बी की वैल्यू डालने के बाद में। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, यानी अगर ये 17 है तो डी का वैल्यू क्या होगा। ये हमें ए और बी पता है तो यहां से डी निकल जाएगा। आगे क्या समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 18th 18th if P A comma B is the midpoint of a line segment between the axis, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है P A comma B, show that the equation of the line is this much। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है, ठीक है। वैसे तो ओरली क्वेश्चन हो गया, ये वाला पॉइंट 2a, 0 होगा क्योंकि यहां पर 0, 2b होगा। दिस प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू a एंड दिस प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू b आ गया। तो इसका x इंटरसेप्ट 2a आ गया, इसका y इंटरसेप्ट 2b आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज 2a, y अपॉन y इंटरसेप्ट दैट इज 2b इज इक्वल टू 1। डन। आगे बोलो। बोलो जल्दी से, 2 प्रॉब्लम्स और बची हैं। So 19th. 19th point R H comma K divides a line segment between the axes in the ratio of 1:2. Find the equation of the line। ऐसे हमारे पास एक लाइन है, पॉइंट R डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, यानी 1 एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे और 2 वाई एक्सिस की तरफ लेंगे। यहां पे R पॉइंट है, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है और R के कोऑर्डिनेट्स हैं H, K। H और K की टर्म्स में हमें लाइन की इक्वेशन डिराइव करनी है। सपोज करो ये वाला पॉइंट A, 0 हो गया और ये वाला पॉइंट 0, B हो गया, ठीक है। सो हमें A और B की वैल्यू H और K की टर्म्स में निकालनी है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही मैं A और B की वैल्यू H और K की टर्म्स में निकालूंगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, बिकॉज लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेट अस सी 2 इंटू a प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, x कोऑर्डिनेट आ गया विच इज h। सेक्शन फॉर्मूला लगाए, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू b डिवाइडेड बाई सम ऑफ द ratios 3 इज इक्वल टू k। a का वैल्यू आ गया 3h बाई 2, b का वैल्यू आ गया 3k। देयरफॉर लाइन की इक्वेशन हो गई x अपॉन 3h बाई 2, 3h बाई 2 ऊपर आ जाएगा, y अपॉन b का वैल्यू है 3k इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। आगे बोलो। डन क्या?
अरे बोलो ना, हो गया क्या प्रॉब्लम सॉल्व या बचा यस है? सर, हाँ यस सर, खत्म। यस सर। ठीक है, जो लोग करते नहीं वो तो बोलते नहीं क्लास में, जो करते हैं उनको बोलने के लिए बड़ा मुझे पुश करना पड़ता है। क्लास में 9:30 तक की लूंगा, बिकॉज आई कांट कंटिन्यू आफ्टर 9:30। ठीक है, आई एम सो टायर्ड, बस मैंने ले लिए क्लास तुम लोग की, ऐसे मान लो। सो आई वॉज engaged इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। एनीवे, थ्योरी वापस, थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या पिछली बार जो समझाया था? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थ्योरी तुम लोग को समझा के टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्या? अभी मैं सर पूछ रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि जिस तरह से तुम लोग मुझे प्रॉब्लम पूछते हो उससे मुझे लगता ही नहीं कि तुम लोग थ्योरी जानते हो या समझते हो या पढ़ रहे हो या समझना चाहते हो। मैं तुम लोग को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूं और तुम लोग मुझे नीचे लाना चाहते हो। तो पहले डिसाइड करो कि मुझे तुम्हारे हिसाब से चलना है कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। बाकी लोग जैसे पढ़ाते हैं वैसा तो पढ़ाना मेरे लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। उसमें तो मैं तुम्हारा सिलेबस भी हाफ ऑफ द टाइम में ही खत्म कर दूंगा, एंड देन यू कैन डू लॉट ऑफ मस्ती, जितनी चाहो मजे कर सकते हो। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from a line। अब बस मुझे तुम लोगों को ये फॉर्मूला रटवाना है। ऐसे डायग्राम बनाया मैंने थोड़ा सा, ये लाइन हो गया, से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0, ये पॉइंट हो गया, से x1 y1, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दिया d। तो d का वैल्यू आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, एंड फिनिश्ड। अब प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं अपन इसके ऊपर बेस्ड। देखो कितना इजी है मैथ्स। प्रॉब्लम भी बता देता हूं। सर प्रूफ, हाँ, सर प्रूफ। प्रूफ क्या करेगा? प्रूफ जान के, प्रूफ बताने का मतलब है इसमें कम से कम मेरे को पौन घंटा लगना, और उसकी तुम लोग वैल्यू करते नहीं हो क्योंकि प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते हो। मुझे नहीं लगता तुम थ्योरी पढ़ते होंगे। जब प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते हो, क्वेश्चन ही ट्राई नहीं करते हो, तो थ्योरी तो कहां से पढ़ोगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 10.3 का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -1 से 1, -1 and 1 सॉरी, फ्रॉम द लाइन 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2। इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो 12 into x लिखा, माइनस का 5y इधर ले लिया, 12 6 72 आ गया, माइनस का 10 है इधर, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 82 बन गया, इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी x और y की जगह x1 और y1 डालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन आएगा मॉड ऑफ, मॉड इसलिए लगाया है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो 12 into x यानी 12 into -1, माइनस का 12
माइनस का 5 प्लस का 82 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a square plus b square, that is coefficient of x and coefficient of y, root of 144 plus का 25 का mod. एटी टू में से 12 जाएगा, 70 बचेगा, उसमें से 5 जाएगा तो 65 बच गया. 65 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 25 कितना हो गया? 13 हो गया क्या? यस सर. 5 आंसर आ गया. अब मैच करके देख लो, बस आ गया आंसर, खत्म. सर 1 समझ नहीं घंटा आया. बच. हाँ, समझ में नहीं आया. किसकी आवाज है? यांशु. नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आई बता. सर फॉर्मूला ही मतलब पता नहीं है. तो 10th में भी तो ऐसे ही पढ़ता है तू फॉर्मूला भाई. सर हाँ, उसी को change करना है. 10th में कैसे समझ में आता था तुझे? बता. सर उसी को तो चेंज करना है. तो फिर कहाँ कर रहे हो चेंज? मुझे दिखना भी तो चाहिए. मैं तो कोशिश कर रहा हूं इतने टाइम से. कहाँ चेंज कर रहे हो? अगर चेंज कर रहे होते तो मैं बहुत खुश हो जाता. तुम लोगों को तो ऐसी चीजें चाहिए कि मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता रहूं, बस इधर से उधर ट्रांसफर करता रहूं, डिवाइड करता रहूं. ये चीजें करवाने में लगे रहते हो मेरे से. मेरा पोटेंशियल ही यूज नहीं कर रहे हो. मैं तुम्हें बादाम खिलाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग चने खा के ही खुश हो जाते हो. वही तुम्हें बादाम लगते हैं शायद. बताओ अब क्या करना है. इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए मुझे एक घंटा मिनिमम चाहिए. ऐसे डिराइव नहीं हो जाते हैं फॉर्मूले. प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ टाइम नहीं लगता. प्रॉब्लम सॉल्व करने में आधा मिनट लगता है. और जो डिराइव करने में जो सोचने का तरीका है, जो थिंकिंग डेवलप होती है, जो दिमाग की एक्सरसाइज होती है, वो एक्चुअल एक्सरसाइज होती है. बट मैं तुमको देता हूं एनसीईआरटी में से, भाई ये वाली एक्सरसाइज 10.1 10.2 कर लेना, तो मुश्किल से 2 या 3 बच्चों ने की है, बाकी आराम कर रहे हैं. तो जब प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे हो तो साफ साफ पता लग रहा है कि थ्योरी तो क्या पढ़ोगे. थ्योरी पढ़ने में तो और ज्यादा मेहनत चाहिए. तो फिर मेरा टाइम क्यों खराब करा रहे हो? कोर्स खत्म कर देता हूं तुम्हारा. बिलीव मी, मैं तुम्हारा कोर्स 3 महीने में खत्म कर दूंगा. 100% पूरा कोर्स की बात कर रहा हूं मैं. अगर इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो, जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं, बाकी सब जगह जैसे पढ़ाया जाता है. क्योंकि ये तो बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है. इतना आसान है जितना मैं बता भी नहीं सकता हूं. और तुम लोगों को तो आसान काम ही पसंद है. डिफिकल्ट काम कौन करना चाहेगा? बोलो क्या करना है. सर प्रूफ बता दीजिए. हाँ, सर प्रूफ बता दीजिए. किसका है? टिया की आवाज है क्या? यस सर. हाँ, ये जो 2-4 बच्चे हैं थोड़ा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, बस वही बात करेंगे. बाकी चुपचाप गुड ऑडियंसेस की तरह सुनते हैं क्या? बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड ऑडियंसेस. अभी तो तुम लोग का क्लास में बोलना ही प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ है, बताओ. और उसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि अपने अंदर जब कमी होती है कि जब हम काम सिंसियरली नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली नहीं कर रहे हैं,
तो फिर हम नहीं बोलते हैं, बस चुपचाप हो जाते हैं। अपने आप को चुप कर लो, हटा लो उससे, पार्टिसिपेट मत करो क्लास में, कंफर्ट जोन में चले जाओ। क्योंकि जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे अपने को काम करना पड़ेगा। काम कौन करे? अब ऐसे ऐसी चीजें तो तुम लोग मेरे से करवाते रहते हो, कैलकुलेशंस करवाते रहते हो हमेशा। ये नहीं कि एक्चुअल चीज की जो पढ़ने की जरूरत है वो करवाओ, कैलकुलेशन ही सीखते रहते हो, जो 9-10 में तुम्हें सीख के आना चाहिए था अच्छी तरह से। चलो कोई बात नहीं, नहीं सीखा होगा, मैंने वो भी सिखा दिया, फिर उसी को रिपीट करवाते रहते हो बार बार। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है 90% ऑफ द टाइम तो मुझे फील होता है कि मेरी लैंग्वेज ही शायद समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को। अभी तो लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पा रहे हो, इतना इतना लो लेवल है, यानी अभी तक टेक्निकल लैंग्वेज की आदत नहीं है सुनने की। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे क्लास में, मैं बार बार ऐसे ही चेंज करता रहूंगा। या तो तुम मेरे तरीके से बन जाओ या मैं तुम्हारे तरीके से बन जाऊंगा, मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान काम कर रहे हो तुम लोग, इतना आसान कि मैं उस काम को करना ही नहीं चाहता हूं, इतना आसान है वो। तो रादर देन टेकिंग मी डाउन, यू शुड ट्राई टू कम अप। तो उसके लिए रेगुलरिटी रखो, डेडिकेशन रखो, काम करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, प्रॉब्लम्स को ट्राई करके आना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, क्लास में बोलना है, चुप नहीं रहना है। सारी जो खराब आदतें हैं वो सब बंद कर दो एकदम। तब तो मेरे को पढ़ाने में मजा भी आएगा, और मैं जितना जानता हूं उससे भी ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और अगर एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाने लग जाऊंगा फिर। देखो आर्टिकल, डेरिवेशंस को कैजुअली मत लिया करो, लाइटली मत लो, चीजों को समझना शुरू करो। इसमें दिमाग लगाओगे प्रॉब्लम सॉल्व करना एकदम आसान होगा। ये प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी इसीलिए आ रही है क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ते हो ठीक से, तो अप्लाई कैसे करोगे? अगर हमारे पास में एक लाइन है और जब मुझे लगता है कि सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मुझे पढ़ाने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है कि मैं ये चीज पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, इनको पता नहीं इनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि मैं तो अपना पूरा 100% देना चाहता हूं, लेकिन सामने वाला रिसीव ही नहीं करना चाह रहा है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझाना उसको। वो हरक्यूलियन टास्क हो जाता है मेरे लिए। फिर मुझे लगता है मैं जबरदस्ती तुम्हारे अंदर जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, फिर देन आई एम पुशिंग यू, विच आई डू नॉट लाइक। सपोज मेरे पास में एक लाइन है, जिन लोगों ने इनइक्वालिटीज पढ़ा हुआ है उनको पता भी होगा कि इस प्लेन को, एक लाइन जो है वो हमेशा 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करता है। एक इधर साइड वाला प्लेन हो गया, एक उस साइड वाला प्लेन हो गया। लाइन की इक्वेशन हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेते हैं।
तो मैंने क्लेम किया कि हाफ प्लेन जो है वो रिप्रेजेंट होगा एक इनइक्वेशन से, यानी इनइक्वालिटी से। मींस एक साइड में ax प्लस by प्लस c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो दूसरी साइड में ax प्लस by प्लस c का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अच्छी तरह से समझना है सनंत। यस सर। हाँ, मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब तू एक्यूरेटली बात नहीं करता है, इसलिए बात को ध्यान से सुनना है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके बात करता हूं। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि किस साइड में पॉजिटिव होगा और किस साइड में नेगेटिव होगा। लैंग्वेज को एकदम 100% सुनना है और 100% अटेंशन होना चाहिए क्लास में। इतना जोश और इतना एनर्जी के साथ कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें, राइट? सो ध्यान रखो, मैंने बोला है कि ax प्लस by प्लस c का वैल्यू एक साइड में ग्रेटर देन 0 होगा, तो दूसरी साइड में लेस देन 0 होगा। ये मुझे नहीं पता है कि किस साइड में ग्रेटर देन 0 होगा और किस साइड में लेस देन 0 होगा। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा। लाइन अगर इधर बन गई तो कुछ और होगा, पॉइंट किधर है, लाइन किधर है, वो सब अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लाइन जो है, लाइन की जो इक्वेशन है वो ये वाली होगी, यानी इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस व्हाट, कि यहां जो एक्स और वाई यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ, ये एक्स और वाई क्या चीज है? लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई क्या है? सर उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हाँ, उस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट्स के नहीं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। क्योंकि हमने उसी का तो लोकस निकाला था। लोकस का मतलब यही था कि हमने वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई सपोज किया था, फिर उसके उनके बीच में रिलेशनशिप निकाला था, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक्स और वाई जो होते हैं लाइन की इक्वेशन में, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली, अगर मैंने इन इक्वेशन लिया, यानी इनइक्वालिटी लिया, ये वाला या ये वाला, तो यहां पर भी एक्स और वाई क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस हाफ प्लेन। इनको हम हाफ प्लेन्स बोलते हैं। सिमिलरली ये वाला जो एक्स वाई है, ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन अनदर हाफ प्लेन। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से हियर, कि एक पॉइंट है, अगर वो लाइन पे लाई करेगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो लाइन के एक साइड में लाई करेगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो दूसरी साइड में लाई करने पर उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन वी आर ट्राइंग टू प्रूव। ये रिजल्ट मैं प्रूव करना चाह रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं कि ऐसा होता है। ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। सपोज मैंने पॉइंट लिया P, x1 y1, करेक्ट। एक एक बात को अच्छी तरह से समझना है। ये पॉइंट P इधर भी हो सकता है लाइन के, और ये पॉइंट P इधर भी हो सकता है लाइन के। ओके, और समझने के टाइम ही जब तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, उसी समय समझ में आ जाता है मुझे कि कितना अंदर जा रहा है।
Now I want to show that ax1 plus by1 plus c का साइन, ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर होगा या इधर होगा, ये इस बात से डिसाइड होगा कि इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यानी एक साइड में ये पॉजिटिव आएगा तो दूसरी साइड में ये नेगेटिव आएगा। ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है। आगे ये मेरी बात समझ में? ठीक है, लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट। ये पी पॉइंट सेम नहीं है, दो केसेस में ले रहा हूं। एक बार पी को मैं उधर सपोज कर रहा हूं, एक बार मैं पी को इधर सपोज कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम पी से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो लाइन को मीट कर रहा है क्यू पॉइंट के ऊपर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा x1, बट y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा y2। y कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो सकता है, होगा। सिमिलरली इस वाली सिचुएशन में ऐसे बन जाएगा q x1, y2। करेक्ट? There are two situations possible that P point may be on that side of the line or may be on this side of the line. दोनों ही सिचुएशन में मैंने P से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उसको आगे या पीछे एक्सटेंड कर दिया है जो लाइन को Q पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y2। करेक्ट? अब ये जो पॉइंट है x1, y2, ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ax1 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से मैं y2 की वैल्यू निकालूंगा, वो आएगा मेरे पास माइनस का ax1 प्लस का c डिवाइडेड बाय b। Now let us find y2 minus y1। y2 का वैल्यू मैंने ये डाल दिया ax1 प्लस c डिवाइडेड बाय b माइनस y1। b एलसीएम ले लिया, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस का 1/b बाहर आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ y2 माइनस y1 का साइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि क्या चीज वेरी कर रही है। y2 माइनस y1 का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक बार नीचे और क्लियरली लिख देता हूं। y2 माइनस y1 इज माइनस का 1/b मल्टीप्लाइड बाय ax1 प्लस by1 प्लस c। तो y2 माइनस y1 का साइन किस क्वांटिटी के साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कौन बताएगा? सर 1/b। 1/b कौन बोला? सनंत। हाँ, सनंत। सनंत, अरे तेरे को बहुत टाइम लगेगा अभी चीजों को समझने में। अबे ये तो गिवन है, कांस्टेंट है, इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ये तो ऑलरेडी हमें पता है। लाइन की इक्वेशन अगर हमें पता है तो वो तो पता ही है साइन बी का। P, हाँ, P, बी, P, P, पी क्या है? point. अरे पी तो यार रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। y2 माइनस y1 का साइन कौन सी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी सोचने में बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है।
x1 and y1. हाँ, x1 and y1. किसकी आवाज है ये? रिया. रिया। अरे x1 y1 ही पता होता तो फिर जरूरत ही क्या है निकालने की? वो तो x1 y1 अगर मुझे पता ही है तो फिर तो मैं निकाल ही लूंगा ना। फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? नहीं आएगा समझ में अभी इतना जल्दी। अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है तुम लोगों को, आदत नहीं है अभी तक समझने की। यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी है ax1 प्लस by1 प्लस c। ये वेरी कर रहा है, क्यों कर रहा है वेरी? देखते हैं कौन बताएगा। बिकॉज p कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। हाँ, सर p कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। अरे p फिक्स पॉइंट है लेकिन उसमें दो केसेस हैं। इसीलिए मुझे डिफिकल्टी होती है समझाने में, क्योंकि लैंग्वेज समझने में भी तुम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बच्चे तो वेरिएबल और फिक्स का मीनिंग ही नहीं समझते हैं। ऐसे भी फिक्स चीजें होती हैं जो वेरिएबल होती हैं। ठीक है, वापस बोलता हूं, देर आर सर्टेन फिक्स थिंग्स विच आर वेरिएबल। जैसे कि पी पॉइंट हमें गिवन है यानी वो फिक्स्ड है, लेकिन उसके भी दो केसेस हैं, या तो वो इधर है या इधर है, इसलिए वो वेरिएबल हो गया। पी पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इधर भी हो सकता है और लाइन के इधर भी हो सकता है, इसलिए ये वेरिएबल क्वांटिटी है। और यही तो हमें चेक करना है कि अगर पी पॉइंट लाइन के एक तरफ होता है तो क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ होता है तो क्या हो रहा है। करेक्ट। सो दिस इज द वेरिएबल क्वांटिटी। -1/b इज कांस्टेंट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये तो जो गिवन है वही है। लेकिन इस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर पी पॉइंट उस साइड में हुआ, और इस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर पी पॉइंट इस साइड में हुआ तो। ठीक है, तो यहां से देखो y2 माइनस y1 का साइन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, और y2 माइनस y1 का जो वैल्यू है वो एक केस में पॉजिटिव है और दूसरे केस में नेगेटिव है। ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। अगर P पॉइंट इस साइड में है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अगर P पॉइंट इस साइड में है तो y2 माइनस y1 क्या हुआ? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर P पॉइंट इस साइड में है तो y2 माइनस y1 क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो एक साइड में इसका साइन अलग है और दूसरी साइड में इसका साइन अलग है, और इसका साइन जो है वो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देयरफॉर अल्टीमेटली ये क्वांटिटी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई कि पी पॉइंट किधर होगा ये समझाने के लिए और बताने के लिए। और यही मैंने आर्टिकल बताया था, यही मैंने बोला था कि पॉइंट P lies on one side of the line ax plus by plus c is equal to 0, or on the other side of the line will depend upon the sign of the quantity ax1 plus by1 plus c। ये क्वांटिटी हमें कहां से मिला? ये क्वांटिटी x और y की जगह x1 और y1 डालने से मिला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें। आ गया समझ में क्या? ठीक है, अब ये पूरा समझने के बाद में अप्लाई करने का काम मुश्किल से 5 सेकंड का होता है।
ठीक है। सो देयरफॉर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अ पॉइंट विल लाई ऑन वन साइड। चलो पॉइंट को भी मैं बोल देता हूं x1 y1। पॉइंट x1 y1 will lie on one side of the line or on the other side of the line ax plus by plus c is equal to 0 will be decided by the sign of the quantity ax1 plus by1 plus c। ax1 plus by1 plus c के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉइंट p जो है वो लाइन के एक साइड में है या लाइन के दूसरी साइड में है। आगे क्या समझ में अब? ठीक है, तो फिर इसका यूज क्या हुआ? इसका एप्लीकेशन जो है इस आर्टिकल का वो इस काम के लिए यूज होता है कि हमें एक लाइन के रिस्पेक्ट में, सपोज हमारे को एक लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है मुझे, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन टू अस। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 ले लिए। अभी उसको भूल जाओ, वो खत्म हो गया है काम, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो हमने कंक्लूजन निकाल लिया है, उसके बाद उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बस उसको दिमाग में रखना है कि वो क्या चीज थी। इसका एप्लीकेशन समझाने के लिए यहां पर जो मैं P और Q ले रहा हूं वो सेम एज P एंड Q नहीं है, पुराने वाले से सेम नहीं है। अब यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए P एंड Q, x2 y2, Q पॉइंट x2 y2 हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में या तो सेम साइड में हो जाए, वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि Q पॉइंट एंड P पॉइंट आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? मैंने बोला एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q, x1 y1 and x2 y2। Now there is a possibility that both points P and Q lie on the same line of the line, lie on the same side of the line. Or another possibility is that they lie on the opposite sides of the line. तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखते हैं कौन बताएगा। सिंपल एप्लीकेशन है उस आर्टिकल का जो अभी समझाया मैंने। सर ax प्लस by प्लस c की जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू x1 डाल देंगे, y की वैल्यू y1 डाल देंगे। कौन अगर बोल रहा है? टिया टिया, हाँ तो सीधा ही बोल दे यार ax1 प्लस by1 प्लस c। यस सर, तो सर उसको p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें वो डालेंगे। हाँ मतलब दो हम एक्सप्रेशंस लेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c और दूसरा ax2 प्लस by2 प्लस c। हाँ, और सर अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हुए तो वो ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे, और सेम हो गए तो एक ही साइड में लाई करेंगे। बिल्कुल सही बताया इसने, ठीक है, एकदम सही बोल रही है टिया, वेरी गुड। अगर इन दोनों क्वांटिटीज के साइन सेम हो गए, सेम से मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अगर इन दोनों क्वांटिटीज के साइन सेम हो गए तो both the points P and Q will lie on the same side with respect to the line। और अगर इन दोनों क्वांटिटीज के साइन ऑपोजिट हो गए, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है, तो
the points P and Q will lie on the opposite sides with respect to the line. आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, that was this article was I mean this is what the article was about. ठीक है, देखो जल्दी से समझ में आ गया हो तो। अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स की पोजीशंस को कंपेयर करना है कि वो दोनों उस लाइन के रिस्पेक्ट में एक ही साइड में है या ऑपोजिट साइड में है, तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को उस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में डालना है। अगर दोनों एक्सप्रेशन ऐसा डालने के बाद में जो दोनों क्वांटिटीज आती हैं उनका साइन अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट सेम साइड में हैं लाइन के रिस्पेक्ट में, और अगर ऑपोजिट साइन आ जाते हैं तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स में हैं लाइन के रिस्पेक्ट में। हो गया क्लियर? ठीक है, उस फॉर्मूले तक पहुंचने में अपने को नेक्स्ट क्लास तक लग जाएगा अभी पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं एज सच, पर एक मिनट पाई शीट देखने दो मुझे, अगर उसमें क्वेश्चंस कर सकते हो तो। थोड़े से क्वेश्चंस पाई शीट में से ट्राई कर लो, हो सकता है कि आगे के कुछ आर्टिकल्स भी काम आ रहे हो, बट ठीक है एक बार स्टार्ट तो करो। मैं पाई शीट अभी मित्र भैया को बोल दूंगा, वो भेज देंगे। 30 क्वेश्चंस ट्राई कर लो, फर्स्ट 30 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं पाई शीट में से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके, बाय बाय, गुड नाइट।